हेलो, कैसे हैं आप सर। मैं रंजन कुमार मैथमेटिकल माइंड इंस्टीट्यूट से और फिर आपके बीच मैं उपस्थित हूँ। आज हम लोग आईटीजी फाउंडेशन के जो टॉपिक हम लोग ले चल रहे थे फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, उसमें मैंने बताया था कि फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन क्या होता है। और वीडियो शुरू करने से मैं माफ़ी चाहूँगा कि मैंने 2-3 दिन तक मैंने वीडियो को अपलोड नहीं किया। कारण था कि अपनी कुछ व्यस्तता थी, इसलिए मैंने वीडियो अपलोड नहीं किया। लेकिन फिर मैं इसको कंटिन्यू करूँगा। 2-3 दिन कुछ शेड्यूल ना होने की वजह से मैं थोड़ा व्यस्त था और मैं वीडियो बना नहीं सका, अपलोड नहीं कर सका। ठीक है, बट मैं फिर आप सबके बीच हूँ और वीडियो देख कर के व्यू ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। ठीक है, तो आज चलिए हम लोग शुरू करते हैं फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। तो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन मैंने बताया था कि फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन क्या होता है। मैं ऑलरेडी आप लोग को मैं बता चुका हूँ कि फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन जो होता है वो हम लोग उसको कर्ली ब्रैकेट के अंदर रखते हैं। कर्ली ब्रैकेट के अंदर हम फ्रैक्शन पार्ट को रखते हैं। तो ये एक्चुअली क्या होता है, ये हम लोग यहाँ से ये लिखते हैं x और ये ग्रेटेस्ट इंटीजर होता है, राइट। तो ये कर्ली ब्रैकेट में जो होता है उसको हम लोग फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन बोलते हैं, जहाँ पर x और ये क्या है हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर है। तो x इज ऑलवेज ग्रेटर देन ग्रेटेस्ट इंटीजर। सो अगर मैं यहाँ पर अगर कोई वैल्यू लूँ 3.5, राइट, तो अगर मैं इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर करूँगा तो ये क्या होगा 3 होगा। बट x की वैल्यू अगर मैं 3.5 लूँगा तो 3.5 लिया माइनस इसमें रखा तो ये मुझे 3.5, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा 3, तो ये क्या आ गया 0.5 इज ग्रेटर देन ऑलवेज 0। मतलब ये हुआ कि जो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन है वो ऑलवेज पॉजिटिव होगा। ठीक है, ऑलवेज पॉजिटिव होगा। ये तो यहाँ तक समझ में आया। ठीक है, तो इसी के ऊपर यानी हम एग्जांपल अगर देखते हैं अगर नेगेटिव इंटीजर के लिए, तो मैं यहाँ से अगर मैंने लिखा -2.5, ठीक है, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा -3 होगा, छोटा वाला हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ से मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, तो अगर x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर लिखता हूँ तो ये 2.5 x की वैल्यू लेता हूँ। तो अगर -2.5 x की वैल्यू लूँ तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर इसको क्या करेगा -2.5 -2.5, तो ये क्या कर देगा -2.5 और माइनस माइनस प्लस। देखिए ये हमेशा 0.5 इज ग्रेटर देन 0। कहने का मतलब ये है कि ग्रेटेस्ट फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन जो होगा उसको मैं 2 पार्ट में बैठाया। 2 पार्ट में फंक्शन को मैंने डिफाइन करी। एक तो इंटीजर पार्ट होगा ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट, और एक होगा इंटीजर टाइप। तो ये 2 जो फ्रैक्शनल पार्ट है और इंटीजर पार्ट है, दोनों को मिलाया तो वो हमारा जो है वो फ्रैक्शनल पार्ट में हमें 2 पार्ट मिलते हैं। एक इंटीग्रल पार्ट मिलता है, दूसरा फ्रैक्शनल पार्ट मिलता है। तो ये जो हमारा 0.5 है या यहाँ से 0.5 आया, ये हमारा फ्रैक्शनल पार्ट है और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने देखा कि यहाँ पर x की वैल्यू 3.5
5 डाल दिया, तो जब हम ग्रेटेस्ट इंटीजर में वैल्यू इसको डालूंगा तो हमेशा कम वाला देगा, है ना। तो ये 3 दिया और ये 3.5 है, तो अगर मैं इसे सब्सट्रैक्ट करूं, यानी अगर मैं इसकी वैल्यू पता करूं तो मुझे कुछ इस तरह से मिलेगा। और ये ऑलवेज ग्रेटर देन क्या होगा, 0। इसका मतलब अगर कोई भी फंक्शन होगा x ग्रेटेस्ट इंटीजर, वो ग्रेटर देन क्या होगा, 0 होगा। यानी अगर मैं देखूं तो इसकी 0 से इन्फिनिटी इसका क्या होगा। तो अगर मैं डोमेन की बात करूं, डोमेन इसकी क्या हो जाएगा, टोटल के टोटल r होगा। और इसकी रेंज मैंने बताया था, ये क्या होगा, इसको 0 से 1 के बीच में होगा। तो हम लोगों ने देखा कि ग्रेटेस्ट इंटीजर का जो डोमेन होता है वो पूरा का पूरा r होता है, और रेंज जो होता है वह 0 to 1 होता है। ये हमेशा हम लोग देखेंगे कि रेंज जो है वो हमेशा रेंज इसके बीच में आएगा। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन बोलते हैं, ठीक है। और अब हम इसके कुछ डोमेन के बारे में पता करेंगे, डोमेन कैसे हम लोग फाइंड कर सकते हैं, रेंज पता करेंगे कि रेंज कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो इस पर बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोग करेंगे अभी और उसको फाइंड करेंगे, ठीक है। तो हम लोग पहले डोमेन निकालना सीखते हैं, ठीक है। हम लोग डोमेन निकालना सीखते हैं कि किसी भी फंक्शन फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शंस के डोमेन को कैसे हम लोग फाइंड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन है, हाँ एक चीज़ और मैं बताना चाह रहा था कि इसके जो ग्राफ बनेंगे, यानी अगर मैं ये लिखूं कि अगर x मैं डिफाइन करूं x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो इसके जो ग्राफ हमारे बनेंगे, है ना, जो हम लोग फ्रैक्शनल पार्ट कहते हैं, तो इसका जो ग्राफ बनेगा उससे पहले हम लोग क्या करेंगे, x+2 करते हैं। ये कहाँ -2 इज लेस देन इक्वल्स टू x इज लेस देन 1 होगा, -1 होगा, ठीक है, ये -1 होगा। और अगर मैं यहाँ से x+ ले लेता हूँ तो -1 इज लेस देन x इज लेस देन 0 होगा। अगर मैं x लेता हूँ तो 0 इज लेस देन x इज लेस देन 1 हो जाएगा। अगर मैं x+1 लेता हूँ तो ये हमारा 1 इज लेस देन x इज लेस देन 2 हो जाएगा। और अगर मैं यहाँ से x माइनस वन और ये हो गया हमारा इसका, तो इसके जो ग्राफ बनेंगे, यानी इसका मतलब ये क्या हुआ, ये -2 को टच कर रहा है, 1 को टच नहीं कर रहा है। ये इसका मतलब -1 को टच कर रहा है बट 0 को टच नहीं कर रहा है, 0 को टच कर रहा है बट 1 को टच नहीं कर रहा है, 1 को टच कर रहा है बट 2 को टच नहीं कर रहा है। तो इसके जो ग्राफ होंगे वो मैंने डिस्कस नहीं किया था पिछले वाली वीडियो में। तो x डैश y डैश और ये हमारा क्या है, y है। तो अगर मैं बात करूं कि अगर मैं -2 की बात कर रहा हूं तो इसके ग्राफ -2 पर क्या होगा, यहाँ से इस टाइप का होगा। अगर मैंने -1 -2 -3 लिया, 0 1 2 3 4 5 6 7 लेता हूँ, तो इसके ग्राफ कुछ इस तरह से बनेंगे ओपन इंटरवल में, ठीक है। इसके ग्राफ ये इसके ग्राफ बनेंगे, है ना। कहने का मतलब इसका ग्राफ 45 डिग्री पर इस तरह का ग्राफ बनेगा, जहाँ पर इधर तो क्लोज है बट ये वाला क्या है, ओपन है, वो उसको टच नहीं कर रहा है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर -2 लिखूँ तो -2 को तो वह टच कर रहा है बट x की वैल्यू को -2 अगर ले रहा हूँ तो उसको टच कर रहा है, लेकिन y की जो वैल्यू होगी वो y को 2 -1 को टच नहीं करेगा। हो सकता है 1.5 हो सकता है 1.6 हो, कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो 1 को
टच नहीं कर रहा है, ठीक है। तो इसलिए ये ओपन है, ये कहीं क्लोज्ड नहीं है, ठीक है। तो इस तरह के जो ग्राफ हमारे बनेगा, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन कहते हैं, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन बोलते हैं, ठीक है। ये हमारा ग्राफ होगा, ठीक है। अब मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि हम लोग इसके डोमेन कैसे फाइंड करते हैं, रेंज कैसे फाइंड करते हैं, राइट। Find the domain of the function f(x) is equals to, इसका फंक्शन क्या है, ये फंक्शन है x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर अपॉन 1 माइनस x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर x, ठीक है। ये दिया हुआ और इज इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू मुझे दे रखी है, ये कोई फंक्शन यहाँ पर डिफाइंड है और वह फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन डिफाइन है, तो इसके डोमेन निकालने हैं। डोमेन निकालने के लिए ये नॉट इक्वल्स टू, मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, सॉल्यूशन। अगर मैं देखूं तो इसको मैं ये लिख सकता हूँ, इसको मैं ये लिख सकता हूँ, बिकॉज वी नो डैट क्या होगा, x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर इक्वल्स टू ये होता है, और इसको क्या कहते हैं, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन बोलते हैं। तो इसके जगह पर अब मैं ये रख सकता हूँ, इसके जगह पे ये रख सकता हूँ, ओके। और 1 माइनस मैंने लिया x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर कर्ली ब्रैकेट के अंदर, ठीक है। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसके जगह पर अब मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर डाल रहा हूँ, तो अब मैं ये लिख सकता हूँ 1 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x, ठीक है। अब यहाँ पर 1 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, कहने का मतलब नॉट इक्वल्स टू 0 का मतलब ये हुआ कि ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 नहीं होना चाहिए, ठीक है। दिस इम्प्लाइज, मैं यहाँ से लिख सकता हूँ कि 1 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर, यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, ठीक है। अगर नॉट इक्वल्स टू 0, यहाँ पे 1 माइनस एक्स नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, तो इसका मतलब क्या हुआ, ग्रेटेस्ट इंटीजर नॉट इक्वल्स टू 1 होनी चाहिए। तो 1 नहीं होगा तो क्या होगा, हमें ग्रेटेस्ट इंटीजर जो है और 0 ओपन इंटरवल में डिफाइन होनी चाहिए। ये 0 को 1 ना टच करेगा और ना ही 1 को टच करेगा, उसके बीच में हो सकता है, फ्रैक्शनल है उसके बीच में ये हो सकता है। तब वो मुझे क्या मिलेगा, टोटल के टोटल R मिल जाएगा, विच विल ऑलवेज होल्ड्स फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R इफ R इज, जो इसका डोमेन होगा। सो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ कि f डोमेन ऑफ f इज इक्वल्स टू R। बट मेरा क्वेश्चन है कि वाई, मेरा ये क्वेश्चन है कि 1 माइनस एक्स इज नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, मतलब ये इनफाइनाइट हो जाएगा जब इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो ये 0 नहीं होने चाहिए, इसका मतलब ग्रेटेस्ट फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन इज नॉट इक्वल्स टू 1 होने चाहिए। तो हो सकता है
तो मेरा ये कहना है कि इसका मतलब क्या हुआ, R में से मैं क्या करूँगा, ये तो डोमेन R हुआ, उसमें से ये पार्ट अगर मैं माइनस कर लूँ, है ना, ये पार्ट माइनस कर लूँ तो ये हमें डोमेन डिफाइन हो जाएगा। ठीक है, डोमेन डिफाइन हो जाएगा। सो अब मैं यहाँ से लिख सकता हूँ, ठीक है। तो अब आप समझ गए कि अगर नॉट इक्वल्स टू 1 होने हैं तो 0 और 1 के बीच में ही पूरा मिलेगा। 0 तो टच करेगा नहीं, 1 टच करेगा नहीं, तो पूरे के पूरे R को मैं यहाँ से, तो मैं यहाँ से अगर डोमेन निकालनी है तो R में से मैं यहाँ से लिख सकता हूँ 0 1 बाहर कर रहा हूँ, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा। क्योंकि फंक्शन तो 0 होगा तभी ना, जब हम इस 0 को यहाँ पर रखेंगे तब नहीं होगा, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ 1 है। तो अगर 0 1, इसका मतलब ये हुआ, सॉरी पूरा R क्यों होगा वो देखने की ज़रूरत है। ये तो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन है, कुछ भी लूँगा तो वो x कहाँ से मिलेगा, 0 के 1 के बीच में, और यहाँ 1 है तो ऑब्वियस है 0 तो होगा नहीं, यानी पूरे R पर ये क्या होगा, डिफाइंड होगा। आई बात समझ में? इसीलिए इसका जो डोमेन ऑफ f है वो हमारा R होगा, और इसकी जो रेंज है, रेंज जो है वो आपका 0 और 1 होगा, 0 और 1 होगा, इसके रेंज आपके 0 और 1 होगा। अब मैं आपके दूसरा क्वेश्चन ये है, ठीक है, कि अब आप इसकी इनइक्वालिटी को कैसे सॉल्व करेंगे। मैंने डोमेन निकालना सिखाया आपको, अब आपको मैं इसकी इनइक्वालिटी निकालना सिखाऊंगा, ठीक है। So solve the question, second example है solve the inequality x greatest integer सॉरी यहाँ से मैं लिख सकता हूँ solve the inequality, यहाँ से ग्रेटेस्ट इंटीजर x माइनस एक्स स्क्वायर, ये होगा ग्रेटेस्ट इंटीजर x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 5 ग्रेटेस्ट इंटीजर x, ये होगा प्लस ये हमारा क्या हो जाएगा 5x इज लेस देन 0, ठीक है। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर है, इसको हम लोगों को क्या होगा समझना पड़ेगा कि हम इसको कैसे सॉल्व करें, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस दिस, ठीक है। तो सॉल्यूशन हम लोग करेंगे कि इसकी इनइक्वालिटी को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन इज सेज दिस माइनस एक्स स्क्वायर 5 ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस 5x इज लेस देन 0, राइट। सिंपल है, आसान है। अगर हम लोग पढ़े हैं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर इज इक्वल्स टू x माइनस मॉड x, ग्रेटेस्ट इंटीजर x, तो अगर मैं ये लिखूं यहाँ से कि x को इधर ले जाऊं तो ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू क्या हो जाएगी, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x हो जाएगा। तो इस ग्रेटेस्ट इंटीजर के जगह पर मैं ये रख सकता हूँ, ओके। इसकी इक्वेशन में 1 डालूँ तो फ्रॉम वन वी गेट, मैं पुट करूँगा इसमें तो x
x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x, ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर 5, और मैं x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस 5x इज लेस देन 0 लिख सकता हूँ, राइट। तो अब मैं क्या लिखूँगा यहाँ से, एक्स स्क्वायर x ग्रेटेस्ट इंटीजर x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5 ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस 5x इज लेस देन 0, ठीक है। यहाँ से मुझे क्या मिला, यहाँ से मुझे मिला कि ये वाला टर्म कैंसिल हो गया, ये वाली टर्म कैंसिल हो गई, है ना। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, ये मुझे मिलेगा 5 इंटीजर x है और ये इंटीजर x है, तो मुझे 5 इंटीजर x माइनस x इंटीजर x इज लेस देन 0 मिला। मैं लिख सकता हूँ इसको, ठीक है। अब अगर मैं इसको सॉल्व करूँ यहाँ से कि ग्रेटेस्ट इंटीजर को मैं कॉमन लेता हूँ, तो यहाँ से मुझे 5 माइनस x मिला इज लेस देन 0, यही होगा ना फ्रॉम इक्वेशन 1। और ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑलवेज पॉजिटिव होता है, हम लोग जानते हैं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर इज ऑलवेज पॉजिटिव, ओके। सो हम लोग यहाँ से क्या लिख सकते हैं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर वो ऑलवेज पॉजिटिव होता है, बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 1, ऑलवेज पॉजिटिव होता है। तो नेगेटिव कौन होगा, ये वाली टर्म नेगेटिव होगी ना, 5 माइनस एक्स इज लेस देन 0। तो x की वैल्यू क्या होगी यहाँ, अगर मैं देखूँ इसका मतलब ये हुआ कि मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि x इज़ ग्रेटर देन 5 हो गए। जब मैं x दोनों तरफ ऐड करूँगा तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव आएगी, तो x की वैल्यू ग्रेटर देन 5 होगी। द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन तब होगा देन सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन जो है वो हमारा क्या होगा, if solution of given inequality is every non-zero integers are solution of given inequality is always every real नॉन इंटीजर रियल नंबर, लिख सकता हूँ मैं इसे नॉन इंटीजर रियल नंबर x इज ग्रेटर देन 5। तो इसके जो सॉल्यूशन आएंगे ग्रेटर देन 5, तो ये इसके क्या हो गए, सॉल्यूशन हो गए। तो इनइक्वालिटी मतलब कि x की वह वैल्यू जो 5 से क्या होगी, ज़्यादा होगी। एक बार मैं फिर से समझा दूँ कि हमने इनइक्वालिटी सॉल्व किया है पार्शियल फ्रैक्शनल पार्ट फ्रैक्शन का फंक्शन का। तो यहाँ पर हमें दिया हुआ गिवन है कि x इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 5 ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस 5x। सो वी नो डैट x ग्रेटेस्ट इंटीजर को मैं लिख सकता हूँ कि ग्रेटेस्ट इंटीजर की जो वैल्यू होती है वह x माइनस दिस होगी। तो मुझे निकालनी है ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू, तो मैंने ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू निकाल दी। अब इससे इक्वेशन से मैंने वैल्यू पुट करी और इससे देखो सारे एलिमिनेट होते हैं, बस एक फ्रैक्शनल पार्ट वाला टर्म बच जाता है, तो मैंने उसे बाहर निकाल दिया। तो मुझे ये आया, तो ये तो लेस देन 0 होगा लेकिन ये ऑलवेज पॉजिटिव होगा। तो इसके जो सॉल्यूशन मिलेंगे x की वह सॉल्यूशन जिसमें x की वैल्यू 5 से क्या हो, बड़ी हो, ठीक है। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे इसको क्वेश्चंस, ठीक है।
अब मैं आपको दूसरा क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ कि अगर हमारे पास x इज पैराबोलिक फंक्शन हो विथ पीरियड, हाँ, तो इसकी जो ग्रेटेस्ट इंटीजर जो होती है उसकी पीरियोडिक फंक्शन होता है विथ पीरियड i। ठीक है, तो ग्रेट फ्रैक्शनल पार्ट function is periodic function with period, क्या हो जाएगा, with period i होगा। अब हम लोग फाइंड द डोमेन निकालेंगे, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द, रेंज भी निकालेंगे, रेंज ऑफ द फंक्शन, रेंज ऑफ द गिवन फंक्शन, यानी हमारा f(x) इज इक्वल्स टू कॉस ग्रेटेस्ट इंटीजर, कॉस पार्शियल, ये हमारा फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन है और इसके अंदर हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर लगा हुआ है। हमें उसकी वैल्यू डालनी है, तो ये कैसे बनेगा? तो इसकी सिंपल लॉजिक ये है कि हम जानते हैं कि कॉस थीटा जो है, अगर मैं मान लूँ यहाँ से f(x) इज इक्वल्स टू कॉस ग्रेटेस्ट इंटीजर x, ठीक है, तो यहाँ से ये मान लूँ कि यहाँ से मैं अगर लिखूँ दिस इम्प्लाइज ग्रेटेस्ट इनसे बिलोंग्स टू r, पूरा का पूरा इसके डोमेन क्या होते हैं, रियल नंबर होता है। तो और हमें पता है कि इसके जो रेंज होते हैं, मतलब कि अगर मैं इसे यहाँ से लेता हूँ ग्रेटेस्ट इंटीजर इज इक्वल्स टू थीटा मानता हूँ से, तो f(x) इज इक्वल्स टू कॉस थीटा लिखूँगा और दिस इम्प्लाइज थीटा बिलोंग्स टू r होता है। थीटा कहाँ से बिलोंग होता है? थीटा बिलोंग्स टू r होता है। ये हम लोग जानते हैं कि थीटा जो बिलोंग टू r, तो एंड ये भी पता है कि जो ग्रेटेस्ट इंटीजर होता है वह बिलोंग करता है 0 1 में, ठीक है, थीटा r में बिलोंग करता है और ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 1 में बिलोंग करता है, राइट, ठीक है। हम लोग यहाँ तक जाने कि थीटा कहाँ बिलोंग करता है, r में, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 और 1 में बिलोंग करता है। तो अगर हम लोग यहाँ से ये ले लें, सो ऐसा करते हैं, x टेक्स एनी रियल नंबर, एनी कोई भी रियल नंबर ले लें, जो कहाँ से कहाँ तक कोई भी रियल नंबर ले लें, द डोमेन ऑफ अ फंक्शन, डोमेन ऑफ अ फंक्शन r, डोमेन ऑफ फंक्शन r, ये क्या हो जाएगा, डोमेन ऑफ फंक्शन r, तो r कहाँ से लाइज करेगा, नाउ 0 इज लेस देन इक्वल्स टू x इज लेस देन 1, इसमें लाइज करेगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि cos 0 इज लेस देन इक्वल्स टू x इज लेस देन 1, ये हो जाएगा। अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर लगाऊंगा, क्योंकि यहाँ से मैं ये लिख सकता हूँ 0 इज लेस देन x इज लेस देन 1, तो cos 0 इज लेस देन, यहाँ से cos ग्रेटेस्ट इंटीजर x इज लेस देन cos 1, ये होगा, ठीक है।
तो अगर मैं इसके ऊपर cos 0, तो अगर हम दिस इम्प्लाइज cos ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन cos दिस इज लेस देन ग्रेटेस्ट इंटीजर 1, ये लिख सकता हूँ। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से लिख सकता हूँ cos 0 इज ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन 1 इज, यहाँ से मैं ये लिख सकता हूँ कि 1 इज लेस देन इक्वल्स टू cos 0, ये लिख सकता हूँ। ग्रेटेस्ट इंटीजर ये लिख सकता हूँ। ठीक है, और ये ग्रेटेस्ट इंटीजर हो जाएगा cos, क्या हो जाएगा 1। ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ये हो जाएगा, इसकी वैल्यू हो जाएगी। तो fx जो है बिलोंग करेगा 0 1 में, बट fx v क्या हो जाएगा, fx तो यहां से क्या है कि fx इज ग्रेटेस्ट इंटीजर और x थीटा से बिलोंग करता है, तो fx इक्वल्स टू cos थीटा एंड थीटा बिलोंग्स टू r। तो थीटा अगर r से लाइज करता है तो x बिलोंग करेगा 0 1 में। तो अगर हम कोई भी रियल नंबर x लेते हैं तो वह 0 और 1 के बीच में, चूंकि फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन है तो ये जो 0 और 1 के बीच में लाइज करता है। तो मैं अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर cos ग्रेटेस्ट इंटीजर लगाता हूँ तो मुझे ये मिलता है, यानी 1 इज ग्रेटर देन cos ग्रेटेस्ट इंटीजर, और इसके अंदर क्या है, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन है, तो इसके बराबर होगा। तो हम यहाँ से क्या समझते हैं कि जो ग्रेटेस्ट वैल्यू फंक्शन है उसका जो वैल्यू डिफाइंड होगा वह हमारा क्या डिफाइंड होगा, यहाँ से डोमेन जो होगा वह फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r होगा। ठीक है, तो यहाँ से इसकी डोमेन क्या होंगे, एनी इंटीजर, तो इसके डोमेन हमारा निकलेगा, इसके जो डोमेन निकलेगा वो हमारा क्या होगा, r होगा। ठीक है, इसका डोमेन जो है वो हमारा क्या निकलेगा, r निकलेगा। तो इसका मतलब, और रेंज हमारा इसका जो है डोमेन इसका क्या होगा, r होगा। इसका मतलब ये हुआ कि डोमेन ऑफ cos ग्रेटेस्ट इंटीजर x इज इक्वल्स टू r, तो ये हमारा r हो गया। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसके इक्वेशंस को सीखेंगे और इसके बाद मैं नई टॉपिक शुरू करूँगा, कंपोजिट फंक्शन। ठीक है, और हम बहुत सारे एक्सप्रेस IIT JEE के क्वेश्चंस को सॉल्व करूँगा और इसमें आपको मैं बताऊँगा कि हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।